हेलो बच्चों, आज के हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो है महापद्मनंद उग्रसेन, जिसने कि नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश जिसका कि जो काल है वो 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नंद वंश के अंतर्गत 9 राजाओं के द्वारा शासन किया गया, जिन्हें कि नव नंद के नाम से जाना जाता है। ये जो नव नंद थे ये थे उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, गोवी पाड़ाक, दर्श सिद्धक, केवर्त और धनानंद। अब हम बात करते हैं महापद्मनंद उग्रसेन के विषय में। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद उग्रसेन था, जिसने मगध में शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों में महापद्मनंद के लिए जहाँ महापद्मपति नाम का उल्लेख मिलता है, वहीं महाबोधि वंश में इस राजा का नाम उग्रसेन हमें ज्ञात होता है। पुराणों का कथन है कि महापद्मनंद शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे महानंदिन, उनकी जो शूद्र स्त्री थी उसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बाण भट्ट के हर्षऋत से हमें ज्ञात होता है कि शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे काकवर्ण, उनकी राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंककर हत्या कर दी थी, और उसके पश्चात वह काकवर्ण के 10 पुत्रों का संरक्षक बनकर राज्य करने लगा था। कुछ समय बाद उसने इन राजकुमारों की भी हत्या कर शिशुनाग वंश का अंत करके महापद्मनंद उग्रसेन के नाम से उसने एक शक्तिशाली जो राजा था वो गद्दी पर बैठा, और उसने मगध में एक विशाल राज्य की स्थापना की। तो ये जो काकवर्ण के जो रानी थी, उसका विश्वास पात्र बन के महापद्मनंद ने काकवर्ण के साथ विश्वासघात किया, और उसने पहले काकवर्ण की हत्या की और उसके पश्चात उसके पुत्रों को भी मारकर इस तरह से उसने शिशुनाग वंश का अंत किया, और मगध में नंद वंश की महापद्मनंद उग्रसेन के द्वारा स्थापना की गई। पुराणों में महापद्मनंद को एक छत्र शासन करने वाला एक राजा कहा गया है। साथ में ही उसे कली का अंश भी कहा गया है। उसके द्वारा क्षत्रियों का नाश किया गया था, इसलिए उसे सर्व छत्रांतक राजा भी कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि शिशुनाग वंश के समकालीन जितने भी जो क्षत्रिय वंश थे, उन सभी का महापद्मनंद के द्वारा अंत कर दिया गया। और ये जो वंश थे ये थे इक्ष्वाकु, पांचाल, हेहेय, कलिंग, अस्मा, कुरु, मैथिल, सुरसेन और वीतिहोत्र। उपरोक्त विजय के बाद महापद्मनंद ने मगध में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें भारत की गंगा घाटी का संपूर्ण क्षेत्र के साथ साथ गंगा घाटी का जो बाहर का जो प्रदेश था, साथ में ही दक्षिण भारत का जो महत्वपूर्ण भूभाग था वो भी शामिल था। जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन से हमें ज्ञात होता है कि नंदों के राज्य की जो सीमाएं हैं वो चारों समुद्रों को छूती थी। कहने का तात्पर्य है कि नंदों ने एक विशाल साम्राज्य की या एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। यूनानी जो लेखक हैं कर्टियस, उनके विवरणों से हमें पता चलता है कि उसका जो राज्य था वो पश्चिम में व्यास नदी तक विस्तृत था। महापद्मनंद के बाद उसके उत्तराधिकारियों के संदर्भ में पुराणों और बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि उसके बाद उसके 8 पुत्रों के द्वारा बारी बारी से मगध पर शासन किया गया, और इन सब ने मिलकर लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। और यह महाबोधि वंश से ज्ञात होता है कि नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। और यूनानी लेखकों के अनुसार उसके पास एक विशाल सेना थी, साथ में ही अतुल संपत्ति थी। भारतीय ग्रंथों से भी ज्ञात होता है कि यह संपत्ति उसने प्रजा पर भारी कर लगाकर अर्जित की थी, जिसके कारण जो जनता थी वो उसे घृणा करती थी, और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इस जन असंतोष का लाभ उठाते हुए घनानंद की हत्या कर दी, और उसके बाद नंद वंश को समाप्त करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम नंद साम्राज्य का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है इस पर चर्चा करते हैं।
तो नंद साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हमें दिखाई देती है। साथ में ही इस संदर्भ में नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी जो सीमाएं हैं गंगा के मैदानों को भी लांघ गई थी, और यह जो साम्राज्य था स्वतंत्र राज्यों या ऐसे सामंतों का एक शिथिल संघ नहीं था जो किसी शक्तिशाली राजा के बल के सम्मुख नतमस्तक होती थी, अपितु एक राठ छत्र छाया में एक अखंड राजतंत्र था जिसके पास अपार जन था, धन था और बल था। अगर हम बात करें कि सामाजिक दृष्टि से, तो नंद साम्राज्य को साधारण और जो समाज का एक ऐसा वर्ग था जो अभिजात था, उसका राज्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। साथ में ही नंदों ने अपने राज्य की स्थापना करके जो क्षत्रिय जो रक्त पर जो अभिमान करने वाले जो राजवंश थे उनकी अखंड परंपरा का अंत कर दिया। और अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई भारत में, जिसमें कि पूरे देश में एक एकात्मक जो शासन है वो स्थापित हुआ था। नंद राजाओं के पास विशाल सेना थी जो बहुत ही शक्तिशाली, सुसज्जित और सुव्यवस्थित थी, जिसमें करीबन 20,000 के करीब घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 4,000 घोड़े, रथ और 3,000 के करीब हाथी थे। तो इतने विशाल सेना के को नंद राजाओं ने अपने यहाँ पर तैनात कर रखा था। कहने का तात्पर्य था कि ये इनके पास अतुल धन संपदा थी जिसके कारण ये विशाल सेना रखने में सक्षम हुए। साथ में ही नंद राजा असाधारण और विपुल धन संपदा के भी स्वामी थे। जो कथा सरित सागर है उसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, जबकि विशाखादत्त के जो मुद्रा राक्षस और हेनसांग के यात्रा विवरणों से हमें पता चलता है कि नंदों के पास विशाल संपत्ति थी। ये जो अतुल धन संपत्ति थी उसको एकत्रित करने के हमें 2 कारण जान पड़ते हैं। एक तो संपूर्ण जो गंगा घाटी का जो उपजाऊ क्षेत्र था उस पर उनका अधिकार था, साथ में ही यहाँ से जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे उस पर भी नंदों का अधिकार था। दूसरा, उन्होंने अनेक वस्तुओं पर कर लगाकर धन एकत्रित किया था और यही मुख्य 2 कारण थे जिसके कारण नंदों के पास अतुल धन संपत्ति एकत्र हो गई थी। नंद वंश का काल भारत की आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है, और देश के विभिन्न भागों में हमें जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं वो इस काल की समृद्धि की ओर संकेत करते हैं। इसका जो कारण है कि नंदों के काल में मगध का जो व्यापार था वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से था, हिमालय के पार के क्षेत्र से था और पश्चिमी एशिया के साथ होता था। साथ में ही जो पाटलिपुत्र के जो स्थल मार्ग से तक्षशिला और पश्चिम एशिया के देशों से भी मगध जुड़ा हुआ था, और ये मुख्य ऐसे कुछ कारण रहे जिसके कारण जो नंद वंश था वो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध रहा। इसके अलावा पश्चिम एशिया के देशों में नंद राजाओं की प्रसिद्धि का भी हमको संकेत मिलता है। साथ में ही इन देशों से उसका जो व्यापारिक संबंध है या संपर्क है उसकी जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। अगर हम सामुद्रिक व्यापार की बात करें तो कलिंग, बंगाल और संभवतः सौराष्ट्र के बंदरगाहों के कारण भी नंदों के पास अतुल धन संपत्ति एकत्रित हो पाई थी। कथा सरित सागर और वृहद कथा मंजरी के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि नंद राजाओं के काल में पाटलिपुत्र में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही वास था। पाटलिपुत्र न केवल भौतिक रूप से समृद्ध थी बल्कि वह ज्ञान और विज्ञान का भी प्रसिद्ध केंद्र बन गया था, और यहाँ पर वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि जैसे प्रसिद्ध विद्वान इस काल में हुए थे, जिससे कि पता चलता है कि इस युग में व्याकरण का बहुत ज्यादा विकास हुआ। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उससे भी हमें पता चलता है कि पाटलिपुत्र समस्त जो शास्त्रकार थे और जो विभिन्न दर्शन जो पद्धतियां हैं उनके संस्थापकों की का मुख्य केंद्र था। साथ में ही जो नंद राजा थे उनके द्वारा बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे कि उनके द्वारा कलिंग में एक नहर का बनवाया गया। साथ में ही ये नंद नरेश बहुत ही दानी थे और वो नियमित रूप से दान की व्यवस्था के लिए उनके द्वारा एक दान विभाग भी खोला गया था।
यद्यपि नंद राजाओं की धार्मिक अभिरुचि के विषय में हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा के द्वारा एक जैन मूर्ति को कलिंग से उठा के लिए जाने का उल्लेख मिलता है, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नंद जो राजा थे उनकी जैन धर्म में आस्था थी। इसके अलावा जो बहुत सारे जो नंद राजा थे उनके यहाँ पर कई मंत्री भी थे, वो जैन धर्म को मानने वाले थे। नंदों की धार्मिक सहिष्णुता का संकेत हमें इस बात से भी मिलता है कि उनकी जो दानशाला थी उसकी व्यवस्था ब्राह्मण विद्वानों के संघ के हाथ में थी। साथ में ही हमें नंदों के समय में किसी भी प्रकार के धार्मिक अत्याचारों के विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो नंद राजा थे वो धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु थे।